Hello students, welcome to UCR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter first of history, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर पहला ऐसा है जो तकरीबन बच्चों को मुश्किल लगता है। इसमें विदेशी इतिहास के बारे में बताया गया है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों का वर्णन किया गया है। तो इनको हम बार बार पढ़ेंगे तब ये चैप्टर याद होगा। और क्वेश्चन पेपर में पहला जो क्वेश्चन होगा आपका इसी बुक से और फर्स्ट चैप्टर से होगा, हर एक में, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में भी। तो इसलिए इस लेसन को हम एक बार दोबारा से मोटे तौर पर जो मेन टॉपिक्स है उनको रिवाइज करते हुए दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी? लोगों में राजतंत्र से लोकतंत्र में शक्तियों को हस्तांतरित करने का विचार कैसे दिमाग में आया? तो देखो, जब 1815 में वियना की संधि हुई, उसके बाद लोगों को यह संधि अपमानजनक लगी। उनके दिमाग में ये आने लगा कि जब तक हम अपने स्तर पर राष्ट्र राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम अपनी एक पहचान नहीं बना पाएंगे। इस कारण से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। सभी देशों ने, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, पोलैंड और यहाँ तक कि भारत में भी हर एक राष्ट्र राज्यों ने अपनी अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसके लिए उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उद्देश्य सबका एक था। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्र राज्य क्या है। नागरिकों में, जिस देश के नागरिकों में आपस में सहयोग की भावना हो, एक दूसरे के लिए त्याग करने की चेष्टा हो, एक दूसरे की, एक भाईचारे की, भातृत्व और प्रेम की भावना एक दूसरे के मनों में हो, एक दूसरे के लिए कुछ करने की और विशेषकर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए एक सामूहिकता की पहचान हो। जैसे हम अपने आप को कहते हैं भारत के वासी, ऐसे ही ब्रिटेन के लोग अपने आप को ब्रिटेन निवासी बोलते हैं। इसी तरह से जर्मनी के लोग हैं, वो खुद को जर्मन के निवासी बोलते हैं। तो एक देश के रूप में, लोगों की नागरिकता के रूप में एक पहचान हो, एक सामूहिकता की भावना, आपसी सहयोग की भावना ही राष्ट्र राज्यों का निर्माण का मकसद बनती है। इसके तरीके अलग अलग हैं। कोई पार्टी होती है, जैसे समाज में हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, इनेलो है, बहुत सारी अनेकों और भी पार्टियां, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसी तरह से उस समय भी देश में कई तरह की पार्टीज थी, उदारवादी, क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी, लेकिन सबका, रोमानीवादी, सबका मकसद क्या था कि लोकतंत्र की स्थापना हो, राजतंत्र का वहां से बिल्कुल बदलाव हो, सारी शक्तियां राजाओं के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में हो, ताकि समाज का, एक देश का उत्थान हो। अब सबका अलग अलग तरीका था। उदारवादियों के लिए आजादी का मतलब था, उदारवादी पूंजीपति होते हैं, व्यापारिक लोग होते हैं, तो इनका मतलब था कि सभी के लिए बाजार के रास्ते खुले हो, छोटा बड़ा व्यापारी हो, उद्योगपति हो, अपना काम आजादी से कर पाए और कानून के समक्ष सभी को समानता हो। क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों का समर्थन करते थे, लेकिन वो कहते थे कि राजतंत्रीय जो व्यवस्था है इसका खात्मा होना चाहिए, तब जनतंत्र की स्थापना होगी। इसी तरह से उदारवादी थे, वो तर्क और विज्ञान में की जो बार बार चर्चाएं होती थी, महिमा मंडन होता था, उसका विरोध करके वो कहते थे अंतर्दृष्टि की भावनाओं से, रहस्यवादी तरीके से हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए और राष्ट्र राज्यों के निर्माण पर बल देना चाहिए। तो
राष्ट्र राज्यों का निर्माण केवल युद्धों तक ही नहीं रहा, ये इसके लिए भाषा ने भी, संस्कृति ने भी और विभिन्न कई चीजें हुई। विभिन्न देशों में होने वाली क्रांति जैसे रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सभी ने योगदान दिया। तब एक जगह पर अगर राष्ट्र राज्य बन गया तो सभी लोगों के दिमाग में अपने अपने देशों में राष्ट्र निर्माण की स्थापना हुई। सबसे पहले राष्ट्रवादी विकास कैसे मन में आया? फ्रांसीसी क्रांति से 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां पर बुर्बो वंश का जो शासक था लुई 16, उसको बदल दिया गया और उसकी जगह पर धीरे धीरे एक राजतंत्र की जो शक्ति थी वो उससे छीनकर लोगों के हाथ में आ गई। तो उससे सब लोगों को लगने लगा कि संघर्ष हुए, युद्ध हुए, लेकिन सत्ता आखिर जनता के हाथ में आई। तो लोगों को ये लगने लगा कि हम भी इस तरह से संघर्ष करके अपने राष्ट्र को निर्मित कर सकते हैं, अपने राष्ट्र राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। नए सामाजिक समूह उसी समय विकसित हुए। मध्यम वर्ग हुआ या व्यापारिक लोग, उद्योगपति लोग हुए, उनके पास पैसा भी था, पूंजी थी और समाज में उनका औचित्य था, महत्व था, प्रभाव था, जिसके कारण उन्होंने इस जो भी क्रांतियां हुई उनकी पूछ होती थी, उनके फैसलों को एक महत्व दिया जाता था। तो उसी समय इन लोगों के कारण भी जिधर ज्यादा लोग होंगे, पूंजीपति होंगे, महत्वशाली व्यक्ति होंगे, तो उस तरफ पलड़ा भारी होता है। तो राष्ट्र राज्य के निर्माण में, उसके विकास में इन लोगों का भी योगदान रहा। नए सामाजिक समूह के साथ साथ भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूस में पोलिश भाषा को प्रतिबंधित कर दिया गया और रूसी भाषा को जबरन लादा गया। तो सभी को लगने लगा कि दूसरी भाषा को हम क्यों यूज करें, राष्ट्र राज्य के निर्माण में हमारी जो भाषा है, अपने देश की भाषा है, उसको महत्व दें। तो सभी ने वही तरीके अपनाए। रोमानीवाद, जैसा कि मैंने बताया था, ये डांस के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से, रहस्यात्मक ढंग से अपने विचारों को प्रदर्शित करके और राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना चाहते थे। आर्थिक उदारीकरण, उसी समय उदारवादी लोग जो कि ये चाहते थे कि पूंजी हो लोगों के पास और समक्ष, कानून के समक्ष सभी बराबर हो और पूंजी का आवागमन रहे। उदारवादी खुले दिल के थे, ये लोग के साथ लोगों, समाज के जो लोग थे उनके ऊपर ज्यादा ये फोकस करते थे। तो इस तरह से ये विभिन्न स्थितियां बनी जो लोगों के मनों में एक भावना को भर रही थी कि धीरे धीरे हमें अपने अपने जगहों पर राष्ट्र राज्यों का निर्माण होना चाहिए। रोमानी कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्रांतिकारियों ने भी, उदारवादियों ने भी और रोमानीवादियों ने भी। उसके बाद पोलैंड में अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ है। हम एक एक को लेंगे, पहले किस देश में, फिर किस में, धीरे धीरे सभी के बारे में वर्णन करेंगे। थोड़ा हार्ड टॉपिक जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा। आपेरा में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी जो शक्तियां थी उनका अलग कर दिया गया, उनको विभाजित कर दिया गया। उसके बाद लोगों में आपेरा, कर्पिंस्की जैसे डांस नृत्य थे, उनके माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना डाली गई। स्लावी संस्कृति में जो राष्ट्रवादी थे, स्लाव देश के रहने वाले थे, उन लोगों ने भी सहयोग दिया। टोटल कहने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्र राज्यों का जो निर्माण हुआ ये एक दौर में नहीं हुआ, इसके लिए सभी ने संघर्ष किया। अपने अपने देशों में अपने अपने राष्ट्र को एक अपने अपने मतलब स्थितियों के अनुसार बहुत संघर्ष के बाद, क्योंकि हर जगह पर राजाओं का शासन था और राजाओं के हाथ से, अगर या तो राजाओं का शासन था या औपनिवेशिक शक्तियों का शासन था, दो तरह के लोग थे, उनके हाथ से गद्दी को हस्तांतरित करना बहुत जटिल काम था। उसके लिए समाज में विभिन्न पार्टियों ने योगदान दिया, क्रांतिकारी, उदारवादी, राष्ट्रवादी और रोमानीवादी, विभिन्न तरह के पूंजीपति लोग। इन लोगों ने, सभी ने राष्ट्र राज्यों के निर्माण में भूमिका निभाई। साथ ही
युद्ध हुए, संस्कृति ने, वहाँ की जो पुरानी विरासत थी उसने, और जो हमारे शौर्य गाथाएं थी लोगों की, जो गा गा कर हम लोगों के दिलों में बार बार अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण की भावना, कुछ कर गुजरने की भावना को ओतप्रोत करते थे, वो हमारे पुराने जो लोग जो देश के लिए बलिदान कर गए, उन लोगों की शौर्य गाथाओं को गा गा कर लोगों के अंदर अपने देशभक्ति की भावना को उठ उठ कर भरा जाने लगा, ताकि सब एकत्रित होकर अपने अपने राष्ट्र राज्यों का निर्माण कर सके, औपनिवेशिक शक्तियों से या प्रभावशाली राजाओं से राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना हो सके। लोकतंत्र बेस्ट सरकार मानी गई है, लोगों की अपनी सरकार होती है, इसमें लोगों का शोषण कम होता है। आप देख रहे हो इन दिनों किसान आंदोलन चला हुआ है, लोगों की अपनी सरकार है, तभी तो लोग चलकर आ गए सरकार को बाध्य करने के लिए कि जो किसानों से संबंधित उन्होंने कानून बनाया उसको चेंज करें, बदलें। हम तब कह सकते हैं ये चीजें जब हम लोकतंत्र में रहते हैं। अगर हम राजतंत्र के अधीन हैं तो ऐसा करने की हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि राजा की जबान से निकला गया शब्द ही कानून होता है, और किसी भी तरह से वो किसी को भी दंड दे सकता है, उसको अवज्ञा का रूप दे सकता है। इसलिए हर एक जगह पर लोकतंत्र की स्थापना की, सबसे पहले स्थापना के लिए संघर्ष हुए, किस किस तरह किस किस देश में हुए, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दी है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।